हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये मैं आपको करा चुकी थी। इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, इनके नाम थोड़ा साइंटिफिक नेम है तो उसको एक बार में याद नहीं होंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि बायोलॉजी कर रहे हैं तो ये आपका प्रॉपर बायोलॉजी का ही सेशन रहेगा, इसमें मिक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में ये नहीं होता कि चीज़ों को निकाल के प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल टाइप में पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ से पढ़ोगे तो आपको मेन मेन पॉइंट्स खुद निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक चीज़ को समराइज करके इसमें प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, ताकि उनको भी पता चले। और साइंस ना केवल सीईटी के लिए, ग्रुप डी के लिए, बाकी आने वाले सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो हमारा वनडे एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए इक्विवेलेंट रहेगा। तो हम यहाँ से करते हैं अभी नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो ये आपने देखा होगा कि भाई अगर जीवों का नामकरण, जीव ये नहीं कि वो कीड़े मकोड़े, जीव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनके जनक थे कैरोलस लीनियस, और लेटिन भाषा से दो शब्द बने हैं, एक होता है एक्स फैक्टर, एक होता है वाई। तो एक्स में आपका जीनस आएगा, जो हमारे जीन होते हैं शरीर के अंदर, और वाई में आपकी जो स्पेशीज़ है, मतलब मानव भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकते हैं, तो वो आएगा। और ये साइंटिफिक नेम है तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, लास्ट वीडियो में हमने किए थे। चने का क्या है, साइसर एरिटिनम है, और मटर का है पाइसम सैटिवम। यहाँ पे देखिए कोशिका होती क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर मैं कहूँ साइंस में तो कोशिका का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से सीख पाओगे। कोशिका की परिभाषा जब दी गई तो इसको कहा गया जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब जो क्रिया करते हैं या उनका जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसी को संरचनात्मक कहते हैं। ये की थी रॉबर्ट हुक ने। एक ध्यान रखिएगा, ये मृत जीविका की खोज किसने की थी और जीवित जीविका की खोज किसने की थी, वो भी पढ़ेंगे। तो अगर वैसे आए तो आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। 1665 में इन्होंने एक बुक लिखी और इसमें माइकोग्राफिया, कोशिका शब्द का उल्लेख किया। किस नाम से? पुस्तक थी माइकोग्राफिया, और इस पुस्तक में कोशिका के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत के अगर प्रतिपादक के बारे में पूछे तो ये होगा स्लाइडेन और स्वान। प्रतिपादक तो ये रहेंगे, और अगर खोजकर्ता पूछे तो रॉबर्ट हुक है 1665। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोशिका के टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राक्रियोटिक, एक होता है आपका यूकेरियोटिक। तो अगर प्राक्रियोटिक की बात करें तो इसमें आपका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक कला होती है, केंद्रिका होती है, कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। ये सारे क्या होंगे, यूक्रियोटिक में आपके प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें आपके एब्सेंट रहेंगे। आनुवांशिक पदार्थ इसमें उपस्थित होता है, राइबोसोम्स होता है, और इसका उदाहरण है जैसे हमारे जीवाणु है या हमारे ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। इसमें ना तो केंद्रक होता है, ना केंद्रक कला, ना आपकी केंद्रिका, ना कोशिकांग। अगर हम बात करें यूक्रियोटिक की तो इसमें पूरी तरह से विकसित आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रिका होती है, कलायुक्त कोशिकांग होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके उदाहरण है हमारे पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु। कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं? एक कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, जो कि आपकी पादप में मिलती है, मतलब प्लांट्स में मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल की अगर बात करें तो सिर्फ जो हमारी प्लांट सेल्स हैं उनमें ही पाई जाती हैं, क्योंकि ये सेलुलोज से निर्मित होती हैं, और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलोज नहीं होता, इसीलिए हमारे में सेल वॉल भी नहीं होती। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जिसको कहें वही होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये पेड़ को क्या करती है, सहारा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको हिंदी में सूत्रकणिका, और यहाँ पे जो खोज करता रहे वो रहे ऑल्टमैन, 1886 में इन्होंने बताया, और इसका नामकरण दिया गया बेंडा के द्वारा। श्वसन संबंधी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, इसमें हमारा जीवाणु आता है, नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होती हैं चीज़ें। और अन्य नाम अगर बोले माइटोकॉन्ड्रिया को तो दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और अगर क्रेब्स चक्कर वो इसी में होता है तो ये अंतःप्रद्रवी जलिका होती है। अगर यहाँ पे बात करें तो पादप कोशिका की, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, इसका नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसको। किसको? यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति को, राइबोसोम को। राइबोसोम का नामकरण दिया था रॉबर्ट ने, और प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम हमारे अंदर भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट ने दिया, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और ये इसका अन्य नाम है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री।
कोशिका के प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है केंद्रक, एक होता है लाइसोसोम। केंद्रक की अगर बात करें तो न्यूक्लियस बोला जाता है और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है केंद्रक, और इसमें डीएनए का स्रोत होता है ये। गोल्जी बॉडी यहाँ पे बात करें तो इसे गोल्जी काय बोलते हैं। इसके खोजकर्ता जो थे वो थे कैमिलो गोल्जी, 1898 में इन्होंने बताया, और इसकी क्रियात्मक इकाई थी सिस्टर्नी। इसको अन्य नाम भी दिए गए, तो अदर नेम के बारे में पूछे तो गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक होता है, ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी 1898 में, और इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सिस्टर्नी, और इसके अदर नेम क्या है, इसको यातायात प्रबंधक बोला जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। फिर हम बात करें यहाँ पे लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है, इसे सुसाइड बैग बोला जाता है। ये तो आपने क्वेश्चन रिपीटेड में पढ़ा होगा, हर जगह पूछा जाता है। तो लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ, हाँ, लाइसोसोम को सुसाइड बैग बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है। पावर हाउस किसको बोला जाता है, अभी हम पढ़ के आए थे, पावर हाउस या प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ये राइबोसोम होती है हमारी। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है स्तनधारियों की जो लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित रहता है। और अगर लवक की बात करें तो ये आपका जो पिगमेंट होता है ये केवल हरे पौधों में ही मिलेगा, वैसे पौधों में मिलेगा भी नहीं, तो केवल पादपों में उपस्थिति होती है। हरित लवक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और इसके खोजकर्ता थे हैकेल। 1865 में लाइसोसोम के बारे में हमें बताया गया। अब पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं में अंतर, ये टेबल अच्छे से करना, इसको देखो। अगर बात करें कोशिका भित्ति की तो ये पादप कोशिका में, प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। अगर बात करें आपका पिगमेंट या लवक की, लवक से याद रखिएगा हरित, तो ये आपकी जंतुओं में होती है और मतलब पादप में होती है और जंतुओं में नहीं होती है। तारक काय की बात करें तो ये भी पादप में होती है और जंतुओं में नहीं होती। और रितिका की बात करें तो ये पौधों में बड़ी होती है और जंतुओं जो हमारे ह्यूमन बींग है उनमें छोटी होती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में बदल जाती है, किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जीवों का आनुवांशिक संगठन। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते लेकिन पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग निर्धारित होता है, यही होते हैं सरीसृप। मतलब इनमें जीन सूत्र नहीं, लिंग गुणसूत्र नहीं मिलते, इसमें आपका जेंडर के जो क्रोमोसोम है वो नहीं होते, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंटल का टेम्परेचर, एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का, उसके कारण लिंग निर्धारण हो जाता है। तो ये हमारे सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले। सांप मत समझ लेना, सारे जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनती है आपकी प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो लवक के बारे में अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णी लवक कहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, मतलब इनको छाया में रखा जाता है। और पादप अवर्णी लवक मतलब ये हरे नहीं होते हैं, इनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, तो इनको छाया में रखा जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। रंगहीन इनमें लवक होता है, मैं आपको बता दूं इनमें सफ़ेद होता है, मतलब ऐसे पौधों का रंग आपका जो फूल लगेंगे वो सफ़ेद मिलेंगे। और ये ग्रीन नहीं होते, इनकी पत्तियाँ भी ग्रीन नहीं होती, ये संग्राहक उत्तक होते हैं। अवस्थिति की अगर बात करें, जड़ और भूमिगत तनों में होता है, मतलब ये जो आपका लवक है ये कहाँ पे होता है, एक तो जड़ में मिलेगा और जो जड़ के साथ साथ जो जमीन के अंदर तना है उनमें मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें कि भाई पौधों से प्राप्त में कौन कौन से उत्पाद होते हैं, तो अदरक, इसका पादप अंग क्या होता है, प्रकंद बोलते हैं। आलू को हम कैसे खाते हैं, तना के रूप में खाते हैं। लहसुन को हम कैसे खाते हैं, शिलक कंद के रूप में खाते हैं, आप तना भी बोल सकते हैं इनको। और जो सूरन हो गया, जिमीकंद, इसको घनकंद के रूप में हम खाते हैं। गन्ने का हमारा रूपांतरित तना होता है। शलजम को हम एक जड़ के रूप में खाते हैं। इनको ना थोड़ा सा रिवाइंड करते रहिएगा। देखो शलजम हम मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, मूली भी निकालते हैं, गाजर भी निकालते हैं, तो ये सारी क्या होती हैं, ये जड़ होती हैं हमारी। गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। लौंग हम एक कली, बड़ के रूप में खाते हैं क्योंकि ये फ्लावर का बड़ होता है। केसर की अगर बात करें तो पुष्प वर्तिका होती है। और हल्दी भी हमारा क्या होता है, प्रकंद होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें कि भाई, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है जो क्रोमोप्लास्ट होता है,
देखो मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट से पौधे का रंग हरा होता है, ल्यूकोप्लास्ट वो सफ़ेद रंग का होता है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णी लवक कहते हैं। इसमें रंगीन आपको पिगमेंट मतलब अवस्थिति मिलेगी रंगीन लवक की। ये हमारे पुष्प हो सकते हैं, फल बीती हो सकते हैं और बीज हो सकते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरेटीन के कारण। चुकंदर का आपका विटामिन होता है। पत्तियों का अगर पीला रंग पूछे तो कैरेटीन होता है। और पादप की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है तो हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन करता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये हरे रंग का होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे पौधों का रंग भी हरा रंग होगा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और पत्तियों में अवस्थिति होती है इनकी, मतलब पत्तियां ही तो खाना बनाती हैं पौधों के लिए, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। अगर बात करें न्यूक्लियस के अलावा डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका ग्रीन पिगमेंट है। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण कौन से हैं, ये हैं आपके फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता जो मतलब डाइवर्सिटी होता है, ये म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन की मैं आपको बता दूं, जो हमारे क्या होता है कि अगर आपने काट के भी अलग रख दिया उस कली को, फूल को, तो वो फिर से एक पौधे के रूप में अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। प्राक्रमित कोशिका मृत्यु, अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण होता है, ये कौन होता है? ये होता है अपोप्टोसिस। तो बाकी हम करेंगे आनुवंशिकता नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आपको पसंद आए, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको हल्के में मत लीजिएगा अगर साइंस पूछी जाती है आपके पेपर में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू इवन ऑन दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।